कॉन्निचिवा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस चैप्टर के अंदर, द एनिमी चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम आवर फेवरेट बुक विस्टास क्लास 12th। तो क्लास 12th का आज हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, द एनिमी, जो फिर से हमारे पुराने एक टॉपिक को हमारे सामने याद दिलाएगा, हमारे सामने फिर से उसकी यादें ताज़ा करेगा। आज हम बात करने वाले हैं फिर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, कि एक व्यक्ति जो है वो कैसे अपना जीवन, अपने दो जो आदर्श हैं उनमें से उसे एक आदर्श को चुनना होता है अपने जीवन में, और कैसे दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं या दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी हो जाते हैं। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है वह डॉक्टर भी है और वह अपने देश का एक नागरिक भी है, लेकिन डॉक्टर के नाते उसके दूसरे कर्तव्य हैं और देश का नागरिक होने के कारण उसके दूसरे कर्तव्य हैं। तो कैसे इन कर्तव्यों की असमंजस में वह और उसका परिवार फंस जाता है और कैसे उससे बाहर निकल के आता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि एक डॉक्टर है जो जापानीज है, वहाँ पर वॉर सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन में किस तरीके से चीज़ें उसके लिए उसके अगेंस्ट चली जाती है। एक ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो जाती है जहाँ या तो उसे अपने डॉक्टर के उत्तरदायित्व को समझना होता है या फिर अपने देश के नागरिक होने के नाते जो उसकी जिम्मेदारी होती है उसे समझना होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ, लेक्चर स्टार्ट होते हुए मैंने आप लोगों से एक वर्ड कहा, कॉन्निचिवा। तो आप लोगों का काम ये है कि पहले एक बार मुझे बताइए कॉन्निचिवा का मतलब क्या होता है और मैंने ऐसा क्यों कहा, चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कौन कौन ढूंढ पाता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्निचिवा। और अब अपना चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर में आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चैप्टर को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे और सहूलियत हो जाए आपको समझने में। तो सबसे पहले कैरेक्टर जो है हमारे, वो है डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी जो है वो एक जापानीज डॉक्टर हैं और अपने देश के सबसे प्रसिद्ध सर्जन हैं, क्योंकि घावों को साफ करने का उनका जो तरीका है उसके लिए उन्होंने एक विशेष तरीका ढूंढ के निकाला है जिससे किसी भी घाव को पूरी तरीके से साफ किया जा सकता है। और इसी वजह से ये अपने देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। खास करके जब युद्ध की स्थिति होती है तब डॉक्टर्स को अपनी सेना के साथ भेजा जाता है ताकि वहाँ पर जो भी इंजरी वगैरह हो जाए किसी सैनिक को, तो वहाँ पर उनका इलाज किया जा सके। लेकिन ये डॉक्टर जो हैं वो इतने ज़्यादा फेमस हैं या राष्ट्र के लिए इतने ज़्यादा उपयोगी हैं कि इन्हें युद्ध के उस क्षेत्र में नहीं भेजा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जापानीज सरकार जो है वो ये मानती है कि इनकी रक्षा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना पावरफुल कैरेक्टर है, और यही हमारे मेन कैरेक्टर होने वाले हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी चलेगी। फिर इन डॉक्टर की पत्नी है जिनका नाम है हाना। हाना जो है वो एक ऐसी पत्नी है जो मुसीबत के समय में भी, या डिसीजन सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, अपने पति के साथ वहां पर खड़ी रहती है उनके साथ, और अपने पति का पूरा सपोर्ट करती है उसके अंदर। नेक्स्ट आता है टॉम। अब ये टॉम ही वह व्यक्ति है जिसकी वजह से ये पूरी स्टोरी बनी, क्योंकि डॉक्टर सदाओ होकी जो है वो तो आराम से अपने घर में ऐश कर रहे थे, मस्ती मार रहे थे। उसी समय ये भाई साहब जो हैं ये एक अमेरिकन घायल प्रिजनर हैं, सोल्जर भी हैं, एक अमेरिका के जो हैं वो सिपाही हैं ये अमेरिकन नौसेना के, और ये घायल प्रिजनर हैं, यानी कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे जापान से, उसी समय ये घायल हो जाते हैं। अगला जो है हमारा कैरेक्टर है यूमी। यूमी जो है वहाँ की मेड है, हालांकि मेड भी है और दो चार कैरेक्टर इसके साथ में और है, गार्डनर भी है, किचन में काम करने वाला कुक भी है, लेकिन उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो यूमी ही है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में काफ़ी लंबा इनका पार्ट रहेगा। नेक्स्ट है जनरल। ये जनरल वह व्यक्ति है जो कि मिलिट्री ऑफिसर है, और ख़ास करके अभी जब युद्ध की स्थिति चल रही है तो युद्ध की स्थिति में जनरल जो है वह पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लस उसकी कुछ शारीरिक समस्याएं भी है जिसके लिए वो डॉक्टर सदाओ होकी पर पूरी तरीके से निर्भर रहता है। अब देखते हैं कि इन सब के बीच में किस तरह से एक कहानी बनती है और उस कहानी में कैसे हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हिंदी में एक वर्ड कह सकता हूँ, उत्तरदायित्वों का द्वंद्व। यानी कि दो उत्तरदायित्व जिसमें से एक को निभाया जा सकता है तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरे को निभाने जाएंगे तो पहला छूट जाएगा। दोनों में से कौन सा निभाएं और कौन सा ना निभाएं, यही चीज़ यहाँ पर देखने लायक बनेगी। तो हमारे चैप्टर का नाम है द एनिमी। पॉल एस बक जो है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है।
हमें क्या सोचना है, इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर का समय है। एंड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि वॉर का एक जो कैदी है, वॉर के दौरान जिसे कैद कर लिया गया है, अमेरिकन प्रिजनर है, इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, वो समुद्र से किनारे पर पहुंच गया है, यानी कि समुद्र में वो गिर गया था घायल होकर के और वहां से किनारे तक पहुंच चुका है और वो मरणासन अवस्था में है, यानी कि अगर अभी उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जैपनीज डॉक्टर, और उसे पाया गया दरवाजे पर, एक जैपनीज डॉक्टर के दरवाजे पर उसे पाया गया। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट। तो अब यहां पर यही चीज है, इस पूरे चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसे एक डॉक्टर होने के नाते उसकी जान बचानी चाहिए, या फिर एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, पैट्रियट का मतलब क्या है, राष्ट्रभक्त होने के नाते उससे जो प्रिजनर है उसे आर्मी को सुपुर्द कर देना चाहिए। यानी कि ये जो व्यक्ति आया है इसका नाम है टॉम, ठीक है, मैं अभी बता देता हूं क्योंकि बाद में फिर वो कंफ्यूजन रहेगा। तो टॉम जो है वो अपने बेड़े के साथ में, यानी अपनी नौसेना के साथ में युद्ध करने के लिए आया था। युद्ध के दौरान उसे कैद कर लिया गया, उसे बंदी बना लिया गया। वहां से वापस भागने का प्रयास करते हुए उसे गोली लगी, गोली लग करके वह घायल हो जाता है। घायल होकर के वह डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। यहां तक तो ठीक है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें तो डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है। अब डॉक्टर के सामने दो सिचुएशन है। पहली बात, वह व्यक्ति अमरीकी है, यानी कि उसका एनिमी है, उसके देश का दुश्मन है, तो उसका एक कर्तव्य राष्ट्रभक्त के नाते ये बनता है कि वो उसे उठाए और उठा करके आर्मी के हवाले कर दे। लेकिन क्योंकि वो एक डॉक्टर है और ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही घायल अवस्था में और किसी भी समय मर सकता है, तो वहां ये सोचता है कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते पहले इसकी जान बचाऊं या राष्ट्रभक्त होने के नाते इसे पुलिस के हवाले कर दूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अगर डॉक्टर सदाओ की जगह अगर आप लोग होते तो आप लोग क्या करते? एक राष्ट्रभक्त होने के नाते अपना वो कर्तव्य पहले निभाते, या एक डॉक्टर होने के नाते आप अपना दूसरा कर्तव्य पहले निभाते? तो हम देखते हैं कि डॉक्टर क्या चूज करता है, और इस पर मैं भी अपना थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव रखूंगा कि मैं अगर डॉक्टर की जगह होता तो क्या चूज करता, लेकिन मैं लेक्चर के लास्ट में बात करूंगा, ठीक है? तो मुझे बताइएगा कि आप लोग होते तो क्या करते। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जैपनीज कोस्ट, यानी कि डॉक्टर सदाओ होकी जो है उनका घर ऐसी जगह पर बनाया गया था, ऐसे स्थान पर था, स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट, जो कि जापानी समुद्र तट का किनारा था या जापानी किनारे पर उनका घर बना हुआ था। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहां वो एक छोटे बच्चे के तौर पर, जब वो छोटे थे तब वो अक्सर वहां खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, यानी कि कम ऊंचाई वाला स्क्वायर स्टोन यानी कि चौकोर घर जो है वो सेट अपॉन रॉक्स, वो रॉक्स के ऊपर यानी कि पत्थरों के ऊपर बना हुआ था। वेल अबव द नैरो बीच, बहुत अच्छी ऊंचाई पर, जो सकड़ा सा वहां पर बीच था, सकड़ा सा वहां पर किनारा था। दैट वॉज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन, यानी कि जो जिसके बाहर की तरफ, आउटलाइन मतलब जिसके बाहर की तरफ एक लाइन खींची हुई थी, किसकी? पाइन ट्रीज की, यानी चीड़ के पेड़ों की। एज अ बॉय, एक बच्चे के तौर पर, सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, सदाओ जो है उन चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने आप को अपने नंगे पैरों से साथ देते हुए या उससे थोड़ी सी सहारा लेते हुए। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, जैसा कि उसने साउथ सीज में लोगों को करते हुए देखा था, साउथ के समुद्रों की ओर। व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जब वो पेड़ पर चढ़कर कोकोनट तोड़ने के लिए जाते हैं। तो यहां पर अभी हम जो चैप्टर के स्टार्टिंग में देख रहे हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलेगा कि डॉक्टर सदाओ कौन है, क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई है, उनके फादर कैसे थे, उनके फादर जो है जापानीज ट्रेडिशन को कितना मानते थे, एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। तो डॉक्टर सदाओ की लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा पता लगाने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर वापस जहां से शुरू होना है हमारा, टॉम से हमारा मेजर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। His father had taken him often to the islands of those seas. उसके पिता जो है अक्सर उसे उन द्वीपों पर लेकर जाते थे जो उन समुद्रों में स्थित थे। And never had he failed to say to the little brave boy at his side, और उन्होंने कभी भी ये बताने में
असफल नहीं हुए, यानी उसके पिता हमेशा बिना असफलता के उसे हर बार ये बताते थे, उस छोटे से बहादुर बच्चे को, छोटा सा बहादुर बच्चा कौन है? सदाओ है। एट हिज साइड, अपने खुद की तरफ से, दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान, यानी कि ये जो आइलैंड्स हैं वहां पर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन, यानी कि सबसे पहला कदम होते हैं टू द फ्यूचर ऑफ जापान, यानी जापान के भविष्य के लिए वो सबसे पहला कदम होने वाले हैं। यानी कि वे आइलैंड्स कितने महत्वपूर्ण हैं जापान के भविष्य के लिए, बिना असफल हुए, बिना फेल हुए, उसके फादर हर बार ये बात उसे याद दिलाते थे। वेयर शैल बी स्टेप फ्रॉम देम, तो सदाओ उनसे पूछता था हमेशा सीरियस, गंभीर भाव में, सीरियसली, कि हम इनसे कहाँ कदम रखेंगे, यानी कि हम इससे आगे बढ़कर कहाँ जाएंगे। हिज फादर हैड आंसर्ड, तो उसके पिता उसे जवाब देते थे, हु नोज, कौन जाने हम कहाँ जा सकते हैं। यानी भविष्य के लिए हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो धरोहर है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे छोटे छोटे, अंडमान निकोबार में आप देखो कि बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इतने से आइलैंड से क्या होगा, नहीं, उस आइलैंड से कब क्या हो सकता है, भविष्य में वे कितने ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं हमारे लिए, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात तो भविष्य में ही छुपी है कि वे हमारे लिए कितने उपयोगी होंगे। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन है जो हमारे भविष्य को लिमिट कर सकता है या बांध सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये इस पर निर्भर करता है कि हम अपने भविष्य को कैसा बनाते हैं। यानी कि हमारा भविष्य जो है वो हमारे हाथ में है, कोई भी हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को लिमिट नहीं कर सकता। कई सारे स्टूडेंट्स कई बार इस तरह की बात करते हैं जो बहुत ही निराशाजनक होती है कि सर मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, इंग्लिश में मेरा हाथ बहुत तंग है, मुझे लगता है मैं जीवन में कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, इंग्लिश नहीं लिख पाऊंगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही जर्नल, आप ये कह सकते हैं कि एस्पेक्ट रहता है इंग्लिश को लेकर के, या उनकी सोच रहती है इंग्लिश को लेकर के। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि एक बार ये सेंटेंस जो है उसे ध्यान से पढ़ लें। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन हमारा फ्यूचर लिमिट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये निर्भर करता है कि हम उसे कैसा या क्या बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपके हाथ में है, आप अपने फ्यूचर को कैसा बनाना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में या और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में या जॉब के बारे में या बिजनेस के बारे में, कोई भी आपको उससे रोक नहीं सकता। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लिया था। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसा कि वो अपने पिता की कही गई हर बात के साथ करता था। जो भी उसके पिता कहते थे, कहते हैं ना, उसे पत्थर की लकीर मान करके अपने दिमाग में बैठा लेता था कि हाँ भाई ये बात ऐसे कही गई है, ऐसी की ऐसी रहेगी। और उनका अपने पिता पर पूर्ण श्रद्धा थी, यानी कि उनकी कही हुई हर बात को वो सही और सटीक मानते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम, उसके पिता जो ना कभी उससे मजाक करते थे और ना कभी खेलते थे, मतलब उसका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करते थे। विथ हिम बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, लेकिन वो असीमित पेन्स यानी कि दर्द वाली बातें जो हैं वो उसके साथ शेयर करते थे, बताते थे। अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, जो कि उनका एकमात्र पुत्र था। यानी कि जो भी उसके पिता के जीवन में पीड़ा वाली बात होती थी, उसे समय को या उस बातों को वो अच्छी तरीके से उन्हें बताते थे अपने एकमात्र बेटे को। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाओ जो है ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसकी शिक्षा जो है, उसकी पढ़ाई लिखाई जो है, वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, उसके पिता का सबसे पहला चिंता का विषय है, या सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय उसके पिता के लिए क्या था, सदाओ की पढ़ाई लिखाई, सदाओ की एजुकेशन। खैर इस सेंटेंस से तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे माता पिता का आज की तारीख में मेजर कंसर्न क्या है, पढ़ लिख ले में भाई। ठीक है, आप लोगों के माता पिता का भी यही कंसर्न होगा, मेरे भी माता पिता का कभी कभार यही कंसर्न हो जाता है कि भाई पढ़ ले। फॉर दिस रीजन, इस कारण से, ही हैड बीन सेंट एट 22 एट अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। इसीलिए इसी कारण से ही हैड बीन सेंट, उसे भेज दिया गया था एट 22 22 साल की उम्र में टू अमेरिका, अमेरिका भेज दिया गया था
टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न, वो सारी चीजें सीखने के लिए, वो सारी चीजें पढ़ने के लिए जिन्हें पढ़ा या सीखा जा सकता है। किस विषय में? सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन के बारे में और मेडिसिन के बारे में। यानी कि एक डॉक्टर, एक सर्जन बनने के लिए उन्हें 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया था, वो सारी चीजें जानने, सीखने और पढ़ने के लिए, जो सारी चीजें जानी, पढ़ी या सीखी जा सकती थी। यानी कि उनका ये कहना था कि जाओ वहां पढ़ो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन के आओ, सर्जरी के बारे में, मेडिसिन के बारे में जितना जो कुछ पढ़ सकते हो वो सारा कुछ पढ़ के आओ। ही हैड कम बैक एट 30, और फिर वो अमेरिका से 30 साल की उम्र में वापस जापान लौटे। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और उनकी पिता की मृत्यु से पहले, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और उनके पिता की जब मृत्यु हुई उससे पहले ही सदाओ जो है ना केवल एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बने, सर्जन का मतलब वो होता है जो ऑपरेशंस करता हूं, तो ऑपरेशन करने वाले बहुत फेमस डॉक्टर तो बने ही बने, बट एज अ साइंटिस्ट, लेकिन उन्हें एक वैज्ञानिक के तौर पे भी पहचान मिल गई थी उनके पिता की मृत्यु से पहले। यानी उसके पिता ने जीते जी ये सारी चीजें अपने बेटे की प्रसिद्धि को देखा कि मेरा बेटा जो है एक सर्जन के तौर पर और एक साइंटिस्ट के तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट कर लिया था, उन्होंने एक ऐसा परफेक्शन यानी कि इतना अच्छा तरीका जो है वो खोज निकाला था, और डिस्कवरी एक खोज की थी उन्होंने, विच वुड रेंडर वाउंड्स, जो कि एंटायरली क्लीन, जो कि घावों को, किसी भी तरह के वाउंड या घाव को पूरी तरह से साफ या क्लीन करने में सक्षम था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, यानी कि जो सैनिकों के टुकड़े, सैनिकों की जो टुकड़ियां थी, जो ट्रूप्स थे, जो कि विदेशों में जाते थे लड़ाई करने के लिए या वॉर फ्रंट पे जो युद्ध करते थे, उनके साथ उन्हें अब्रॉड यानी कि विदेशों में नहीं भेजा जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशियस, आप ये मान लीजिए कि संपत्ति थे संसार की। जापान के लिए वो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो वॉर फ्रंट में भेज करके उनकी जान पर खतरा नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट के तौर पर खोज करने का काम भी करते थे और जापान के बेस्ट सर्जन भी थे। ऑल्सो ही न्यू, और भी वे जानते थे, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बींग केप्ट इन जापान। और एक और कारण था, देयर वॉज अ स्लाइटेस्ट डेंजर, यानी थोड़े से खतरे में थे। कौन? दैट द ओल्ड जनरल, तो जो बूढ़े जनरल थे, जनरल मतलब जो सैनिकों में, अपने सेना में जो पदाधिकारी होते हैं, उच्चतम पदाधिकारी होते हैं, उन्हें जनरल कहा जाता है। माइट नीड एन ऑपरेशन, हो सकता है कि उन्हें ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ जाए, उन्हें शल्य चिकित्सा कराने की जरूरत पड़ जाए। फॉर अ कंडीशन, एक ऐसी परिस्थिति के लिए, फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, जिनके लिए वो, उन्हें मेडिकल के तौर पर उनका इलाज चल रहा था। मेडिकली का मतलब यह है कि शारीरिक तौर पर अस्वस्थ होने के कारण उनका इलाज चल रहा था और उन्हें कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। उनकी जो जान है, उनकी जान को थोड़ा सा खतरा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना, इस कारण से सदाओ वॉज बींग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में ही रोका गया था, जापान में ही रहने के लिए कहा गया था। जो ट्रूप्स हैं उनके साथ में अब्रॉड नहीं भेजा गया, इसी कारण से नहीं भेजा गया क्योंकि जो जनरल है उन्हें कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन, बड़े बड़े बादल जो हैं वो उठ रहे थे ओशन से। नाउ, ओशन का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं, समुद्र से उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, जो अनअनुमानित सी जो गर्मी थी पिछले कुछ दिनों में, had at night drawn heavy fog from the cold waves, उन गर्मी की वजह से जो रात्रि का समय है वो लेकर के आया था हैवी फॉग, यानी बहुत भारी तादाद के अंदर, जैसे आपको इसमें पिक्चर में दिख रहा होगा नहीं, पूरी फॉग ही फॉग है, यानी कि पूरी धुंध जो है वहां पर आ गई थी फ्रॉम द कोल्ड वेव्स,
कोल्ड वेव्स की वजह से, जो ठंडी लहरें हैं उनकी वजह से। सदाओ वॉच्ड मिस्ट, और सदाओ जो है उस धुंध की ओर देख रहा था। हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड, जो कि उस छोटे से आइलैंड के बाहर की ओर दिखाई दे रही थी। नियर द शोर, बिल्कुल किनारे के आसपास। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, और वो वहां से धीरे धीरे जो धुंध है, जो मिस्ट है, वो रेंगते हुए बीच की ओर आगे आ रही थी। बिलो द हाउस, घर के नीचे की ओर। रेथिंग अराउंड द पाइन्स, बिल्कुल पाइन के जो पेड़ हैं उनसे लिपटते हुए, यानी उनको घेरते हुए। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, यानी कि कुछ ही मिनटों में अब जो फॉग आ रहा है, अब जो धुंध आ रही है, वो घर को भी चारों तरफ से समेट लेगी या घर को भी चारों तरफ से ढक देगी। तो यहाँ पर क्या एक छोटी सी चीज बताई जा रही है कि भैया कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, और ठंडी लहरें जो हैं और जमीन पे जो गर्मी थी उसकी वजह से ठंडी लहरों से अब धुंध बन रही है, मिस्ट बन रही है। जैसा कि हम सर्दियों के समय में सुबह अर्ली मॉर्निंग देखते हैं, या फिर कई बार दोपहर के टाइम में भी हो जाती है जब तेज सर्दियां पड़ती है उस समय में, तो फॉग और धुंध हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये बता रहे हैं कि भैया ये समुद्र से शुरू हुई, आते आते किनारे तक आ गई, किनारे तक आते आते अब बीच वाले जो साइड है, बीच मतलब हिंदी वाला बीच नहीं, इंग्लिश वाला बीच, ठीक है ना, जहां पर हम कहते हैं ना सी साइड पे जो बीच होता है, समुद्र के किनारे पर जो बीच होता है जहां रेत वगैरह होती है, बढ़ता बढ़ता वहां तक आ गया, पाइन ट्रीज तक आ गया। तो अब वो कह रहे हैं कि कुछ ही मिनट लगेंगे, कुछ ही मिनटों में ये घर तक भी पहुंच जाएगा और चारों तरफ से ये जो धुंध है ये घर को कवर कर लेगी या घर को भी ढक लेगी। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे बन रहा है। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। तो उस समय उन्होंने सोचा कि जब ये घर तक आ जाएगी तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा जहां हाना जो कि उसकी पत्नी है वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसके लिए इंतजार कर रही होगी, विथ द 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चों के साथ में। ठीक है, एक बच्चा छोटा वाला जो है वो 3 महीने का है तो 2 बच्चों के साथ में उसकी पत्नी वहां पर इंतजार कर रही होगी उसका। तो उसे लगता है कि ठीक है मिस्ट आ रही है तो मैं थोड़ी देर में अंदर चला जाऊंगा रूम में अपनी पत्नी के पास, हाना के पास। तो हाना हमारा यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर है। फादर भी एक कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैंने उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एक्टिव कैरेक्टर नहीं है। जो सदाओ है उसकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं वो। तो जहां सदाओ की लाइफ का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, केवल वहीं तक उनका रोल रहेगा। जब स्टोरी प्रैक्टिकली आगे बढ़ेगी कि वहां पर एक्चुअल एक्शंस हो रहे होंगे, तो क्योंकि अब करंट सिचुएशन में उनके फादर की डेथ हो चुकी है तो वो कहीं पर भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हुए नहीं दिखाई देंगे, इसलिए मैंने उन्हें एज अ कैरेक्टर उन्हें मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्ड एंड शी लुक्ड आउट। लेकिन इसी क्षण जब वो सोच रहे थे कि थोड़ी देर में अंदर चला जाऊंगा, उसी वक्त दरवाजा खुला और शी लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा। शी मतलब उनकी पत्नी ने, हाना जो है उसने बाहर देखा। अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी, एक डार्क ब्लू कलर का वुलन, वुलन का मतलब ऊन से बना हुआ, हाउरी जो है एक ढीला ऊपर से पहना जाने वाला वस्त्र होता है। ये देखो आप, ये इस टाइप का इन्होंने जो पहन रखा है ना, दैट्स द हाउरी। आपने देखा होगा जापानीज मूवीज वगैरह के अंदर के काफी लंबे लंबे वो पहने जाते हैं कुर्ते जैसे, जिनके जो यहाँ पर स्लीव्स भी होती है ना वो इतनी चौड़ी चौड़ी होती है। ठीक है ना, इतनी चौड़ी चौड़ी स्लीव्स होती हैं उसकी, तो वो हाउरी कहलाता है। ठीक है, तो हाउरी जो है उन्होंने पहन रखा था ओवर हर किमीनो, जो जापान की स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाली एक पोशाक है जिसे किमीनो कहा जाता है। शी केम टू हिम, वो जो सदाओ है उसके पास आई, अफेक्शनेटली स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, और उसने अपना हाथ उनके ऊपर रखा, एज ए स्टूड जैसे वो खड़े थे। स्माइल्ड, अपने पति को देखकर मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं कहा। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। अब यहां पर एक दूसरी स्टोरी शुरू हो गई है कि कब कहां कैसे हाना से मिले, कैसे उससे शादी हुई। अब ये सारी की सारी चीजें यहां पर डिस्कस होने वाली है। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, जब अमेरिका में वो पढ़ाई कर रहे थे उस समय वो हाना से वहां मिले थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज। लेकिन उसके प्यार में पड़ने से पहले उन्होंने प्रतीक्षा की, उन्होंने इंतजार किया। कब तक इंतजार किया? जब तक उन्हें इस बात का पता नहीं चल गया या जब तक वो इस चीज के लिए श्योर नहीं हो गए
कि वो जैपनीज थी, यानी कि प्यार तो करना था लेकिन जैपनीज से ही करना था, क्योंकि फादर जो हैं वो थोड़े से ऐसी सोच के व्यक्ति थे कि भाई अगर नॉन जैपनीज होगी तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वहां पर मिले, लेकिन प्यार में पड़ने से पहले उन्होंने अश्योर किया कि ये जैपनीज है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स सोच यहां पर हमें देखने को मिलती है सदाओ की, कि वो कितना ट्रेडिशनल टाइप का इंसान है, कितना परंपरावादी है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसे अभी ऐसा लगता होगा कि क्या फर्क पड़ता है यार, जिससे प्यार होगा उससे शादी कर लेंगे। एक नेचुरल सी बात है ना, जनरली यही होता है कि किसी से प्यार हुआ उससे शादी कर ली, बात खत्म। लेकिन आप में से ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि भैया प्यार व्यार करना ये सब ठीक है, इधर उधर की बातें हैं, शादी तो मैं अपने समाज की लड़की से ही करूंगा, या शादी तो मैं उसी समाज की लड़की से करूंगा जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, या जिसमें हमारे फोर फादर्स, हमारे पेरेंट्स जो हैं जहां पर अलाउ करेंगे, उससे बाहर जाकर मैं शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं दोनों में से किसी भी चीज को गलत नहीं मानता। आपको अगर ऐसा लगता है कि जिससे प्यार हो जाए उससे शादी कर लो तो दैट्स योर चॉइस। आपको ये लगता है कि नहीं मैं तो अपने ही समाज में शादी करूंगा, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। सो योर लाइफ योर चॉइस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिससे करनी है करो, नहीं करनी है तो मत भी करो, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो शी वॉज जैपनीज, हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। उसके पिता जो हैं उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते यदि वह प्योर नहीं होती अपनी प्रजाति में, यानी कि प्योर जैपनीज प्रजाति की अगर वो नहीं है तो उसके पिता कभी भी उसे अपने बेटे की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah। वो कई बार अक्सर चिंतन करते हैं, कई बार अक्सर सोचते हैं कि वो किससे शादी करते अगर वो अपने जीवन में हाना से नहीं मिले होते। तो ठीक है, एंड बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ही हैड नॉट मेट हाना, अगर वो हाना से नहीं मिलते तो किससे शादी करते। बाय वॉट लक, यानी कि क्या ऐसा नसीब था मेरा, ही हैड फाउंड हर, मतलब कि मुझे हाना मिल गई, या डॉक्टर सदाओ सोच रहे हैं कि मुझे ये मिल गई इन द मोस्ट कैजुअल वे, बहुत ही औपचारिक वे से। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक वे से, अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल तरीके से, कि हाँ ठीक है चल रहे हैं, चलते चलते कहीं गए, शादी में गए या कहीं फंक्शन में गए, वहां मिल गई। बाय चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, बाय चांस कहाँ मिली थी वो, लिटरली बिल्कुल उसी जगह पर, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, यानी कि एक अमेरिकन प्रोफेसर जो हैं उनके घर पर हाना और डॉक्टर सदाओ की पहली मुलाकात हुई थी, या पहली बार डॉक्टर सदाओ जो है हाना से वहां मिले थे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ had been kind people anxious to do something for their new foreign student। प्रोफेसर जो थे वहां पर, अमेरिकन प्रोफेसर जो थे, वो और उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दयालु लोग थे, और ऐसे लोग थे जो हमेशा चिंतित रहते थे, हमेशा चिंता करते रहते थे, टू डू समथिंग, कुछ करना चाहते थे, फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट, उनके जो फ्यू यानी कि थोड़े से जो फॉरेन स्टूडेंट हैं, यानी कि बाहर के देशों से जो अमेरिका में पढ़ने आए, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने का विचार या चिंता उनके मन में रहती थी। मतलब कुल मिला के अच्छे लोग थे कि यार चलो यार ये बाहर से आए हुए हैं, फैमिली नहीं है आसपास, तो हम इनके लिए कुछ करते हैं, इन्हें अच्छा लगेगा, इन्हें ऐसा लगेगा कि हम लोग यहाँ पे एक्सेप्टेड हैं। अमेरिका में कई बार क्या होता है कि कई जगह डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना, कि भेदभाव देखने को मिलता है कि अमेरिका वाले लोग जो हैं अमेरिकन लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, बाहर के लोगों से नहीं करते। लेकिन ये प्रोफेसर और उनकी वाइफ जो हैं ये इतने अच्छे लोग हैं अमेरिका के कि ये चाहते हैं कि बाहर से जो कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं उन्हें होमली फील हो, उन्हें अच्छा महसूस हो अमेरिका के अंदर। तो हमेशा चिंतित रहते थे कि इन कुछ जो फॉरेन के स्टूडेंट हैं इनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड एंड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और जो स्टूडेंट्स थे जबकि वो बहुत ज़्यादा बोर होते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, उबाऊ किस्म का गैदरिंग होता था, हैड एक्सेप्टेड, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था दिस काइंडनेस, इस दया को, इस दयालुता को, कि चलो एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं हमारे लिए। भले ही बोरिंग हो जाता है वहाँ जाकर के व्यवहार करना है, वहाँ जाकर के टाइम बिताना, लेकिन एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं, तो उस दया को वो स्वीकार करते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट। सदाओ जो है वो अक्सर हाना को बताता था
कि कैसे लगभग, नियरली का मतलब लगभग, ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस, यानी कि कैसे वो लगभग नहीं जाने वाला था उस दिन प्रोफेसर हार्ली के घर दैट नाइट, यानी उस रात, यानी कि जिस रात हाना और डॉक्टर सदाव मिले। तो सदाव बताता है, बोले मेरा मन नहीं था, मैं लगभग तय कर चुका था कि मैं आज रात को नहीं जाऊंगा प्रोफेसर के यहाँ, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कर्टेसी मैं चला गया। द रूम्स वर सो स्मॉल, और क्यों नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ के कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, और खाना जो है वो बहुत ही बुरा था, ठीक है ना, फूड जो है वो वहाँ पे बहुत ही खराब होता था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की पत्नी जो है वो अति उत्साह में बहुत बढ़ चढ़ करके बातें करती थी, बहुत बढ़ चढ़ करके बोलती थी, जो मुझे पसंद नहीं था। यानी कि डॉक्टर सदाव का यहाँ पे थोड़ा बिहेवियर ऐसा लग रहा है कि थोड़े से इंट्रोवर्ट पर्सन है, अंतर्मुखी हैं, थोड़े से ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना और ऐसे पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो कह रहे हैं कि लगभग उस रात को मैं नहीं आने वाला था प्रोफेसर के घर, क्योंकि उनके घर के कमरे बहुत छोटे हैं, खाना बहुत बकवास है, और प्रोफेसर की पत्नी जो है वो बहुत ही बातूनी है या बहुत ही बकबक करने वाली है। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो वहाँ गए थे, एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहीं उन्हें हाना मिली, अ न्यू स्टूडेंट, एक नई विद्यार्थी, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो उससे प्यार करेंगे, इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर ये संभव होता है, अगर ये संभव हो सकेगा तो वो जरूर उससे प्रेम करेंगे, प्रेम करके विवाह करेंगे। इस तरह का विचार उन्होंने पहली बार देखते ही हाना को कर लिया था। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उन्होंने अपने हाथ पर अपनी पत्नी का हाथ महसूस किया, यानी कि जैसा कि बताया अभी स्टोरी के अंदर पहले आया था ना कि पत्नी आई और आकर के उनके हाथ पे हाथ रख दिया, हाथ पे हाथ रख दिया। ये तो ओरिजिनली स्टोरी चल रही है, उसके बाद वापस चले गए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, हाना कब कहाँ कैसे मिली पहली बार, क्या क्या विचार थे, वो सारी चीज आ गई। अब वापस यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, उन्होंने अपने हाथ पर उसका हाथ जो है महसूस किया, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर, और वो जागरूक थे इस आनंद से, इट गेव हिम, जो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के उन्हें महसूस हो रहा था, इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, हालांकि वे काफी लंबे समय से मैरिड थे, इतने समय से मैरिड थे कि उनके 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, हालांकि उन्होंने बहुत जल्दबाजी से या लापरवाही से अमेरिका में ही शादी नहीं कर ली थी, यानी कि उन्होंने अमेरिका में मिले जरूर थे वो, लेकिन शादी उन्होंने अमेरिका में नहीं की, जापान लौटने के बाद ही की। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने अपना काम जो था स्कूल में समाप्त किया, अमेरिका के अंदर अपनी पढ़ाई समाप्त की। हैड कम होम टू जापान, और फिर वहां से वो अपने घर आ गए जापान। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब सदाओ के पिता ने उसे देख लिया, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जैपनीज वे, उसके बाद में शादी की सारी व्यवस्थाएं की गई, तैयारियां की गई प्राचीन जापानी तरीके से, यानी कि जिस तरीके से परंपरागत तरीके से शादियां होती थी जापान में, उसी तरीके से ओल्ड अरेंजमेंट्स के साथ में उनकी शादी कराई गई। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैड, हालांकि सदाओ और हाना जो है पहले ही सभी चीजों के बारे में बात कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, हालांकि वो पहले ही सारी चीजों के बारे में बात कर चुके थे, वे पूर्ण रूप से परफेक्टली खुश थे एक दूसरे के साथ, और ये विचार करते करते शी लेड हर चीक, चीक मतलब उसने अपना गाल जो है वो अपने पति के हाथ से सटाकर रख लिया। जैसे कि मान लो कि पति है तो लंबा ही होगा नेचुरली, जनरली तो यही होता है, आजकल वैसे हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जनरली अपन ऐसा मान लेते हैं चैप्टर को समझने के हिसाब से। तो वो आकर के यहाँ पर अपना गाल लगा के सट के उसके खड़ी हो गई हाथ पकड़ के, ठीक है। तो हाथ पकड़ रखा है और उसके हाथ पे अपना इस जगह पर अपना गाल टच कर रखा है, और वैसे वो खड़ी होकर के सारी पुरानी चीज़ों को ये लोग सोच रहे हैं। अपन तो ये मान लेते हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में तो कहीं ये बता नहीं रखा कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। चैप्टर किस तरीके से चल रहा है कि अभी जो एक्चुअल में चल रहा है स्टोरी में, उसका एक छोटा सा पार्ट आ रहा है, उसके बाद में वो पुराना वापस इतिहास आ जाता है, फिर थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी अभी तक
केवल इतनी आगे बढ़ी है कि घर के बाहर जो है सदाओ खड़ा है, सामने से धुंध आती हुई देख रहा है। उसकी पत्नी जो है आती है, पहले उसके हाथ पे हाथ रखती है, अब हाथ पे हाथ रखने के बाद में गाल टच करके, चीक टच करके यहाँ पे खड़ी हो गई। स्टोरी तो इतनी बड़ी है, स्टोरी में इसके आगे कुछ नहीं हुआ है। बाकी सारी की सारी चीज़ें, सदाओ के फादर का इतिहास आ गया, उसके पिता कौन, क्या, कैसे, किस विचार के, किस सोच के आदमी। हाना का इतिहास आ गया, हाना डॉक्टर सदाओ से कब, कहाँ, कैसे मिली, किस तरीके से उनका विवाह संस्कार हुआ। ये सारा का सारा जो है एक हिस्टोरिकल पार्ट है। कहीं ना कहीं सदाओ और हाना जो हैं कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले पर्सन हैं कि इनका कैरेक्टर, इनका चरित्र या चारित्रिक विशेषताएं कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कितने ट्रेडिशनल लोग हैं, कितना जापानीज ट्रेडिशंस को मानने वाले हैं। कहीं ना कहीं उस तरीके का एक कैरेक्टर स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर सदाओ और हाना के बारे में, उनका पास्ट बता करके, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। और यही वो क्षण था जिस समय दोनों ने देखा कि कुछ काला काला सा जो है निकल के उस धुंध में से बाहर आ रहा है। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, वो एकदम से उछल करके और ओशन से बाहर आकर गिर गया था। फ्लंग इट सीम्ड, और इस तरीके से लहरों के द्वारा फेंका गया कि उसे देखा जा सकता था। टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, और उसके पैर जो हैं वो एक बड़ी लहर की तरह लग रहे थे कि मतलब जैसे इतना उछल के कैसे आया है, तो किसी फोर्स के द्वारा, वेव की फोर्स के द्वारा उसे फेंका गया था। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ कदम लड़खड़ा कर चला। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी बॉडी की जो बाहर की आकृति है वो उस मिस्ट में से दिखाई दे रही थी। यानी कि अगर पूरी जगह कहीं मिस्ट ही मिस्ट है तो उसमें अगर कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई देगा तो पूरा ठीक से चेहरा वगैरह दिखाई नहीं देता, केवल उसकी एक आउटलाइन दिखाई देती है कि हाँ कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से एक आउटलाइन दिखाई दी मिस्ट में से। हिज आर्म अबोव हिज हेड, और उसके हाथ जो थे वो उसके सर के ऊपर थे। देन ही कॉल्ड, मिस्ट हिड हिम अगेन, उसके बाद में वो गोल एकदम से मिस्ट जो है घूमी, और मिस्ट घूमते हुए उसने वापस उसे ढक लिया। यानी कि मिस्ट और तेजी से उससे आगे बढ़ी, और जो थोड़ी सी मनुष्य जैसी आकृति दिखाई देने लगी थी वो अब दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ओशन से एक व्यक्ति जो है निकल के बाहर आ रहा है, और मिस्ट में से उसकी एक आकृति दिखाई देती है पहले, लेकिन उसके बाद में वो आकृति फिर से गायब हो जाती है। हु इज दैट, कौन है वे? हाना क्राइड, हाना ने चिंताजनक तरीके से पूछा। शी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म, उसने सदाओ का हाथ छोड़ दिया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग, और ये देखो जैसे ये रेलिंग है ना ग्रीन कलर की, इसको ऐसे पकड़ के और इसके ऊपर की ओर से यूं झुक करके देखने की कोशिश की, ठीक है। तो सदाओ जो उसका आर्म छोड़ करके वो दोनों आगे झुक गए रेलिंग के ऊपर ऑफ द बरेंडा, जो घर के बाहर बरामदे में होती है। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब जो मिस्ट में थोड़ा सा गायब हो गया था ना वो फिर से उन्हें दिखाई देने लगा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, अब वो रेंग रहा था अपने हाथों और पैरों के हिसाब से, ठीक है। तो अब हैंड्स और नीज पे कैसे रेंगा जाता है, छोटे बच्चे के लिए कभी घोड़े बने हो? चलो चलो ठीक है, मैं घोड़ा बनता हूं, तुम मेरे ऊपर बैठो और मैं घोड़ा से तुम्हें घुड़सवारी करवाता हूं। तो छोटे बच्चों के लिए जैसे घोड़ा बना जाता है ना, अपने दोनों हाथ और अपने दोनों घुटने जमीन पे टेक करके, बिल्कुल वैसे ही वो रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, उसके बाद उन्होंने देखा वो चेहरे के बल ही नीचे गिर गया। एंड लाई देयर, और वहीं लेटा रहा। यानी कि पहले निकल के बाहर आया, लड़खड़ा कर चल रहा था, मिस्ट में थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर मिस्ट में ही गायब हो गया। सदा और उसकी पत्नी ने रेलिंग से झुक करके देखा तो फिर से दिखाई दिया, लेकिन अब वो सीधा नहीं चल रहा था ना लड़खड़ा के चल रहा था, वो अपने हाथों के और घुटनों के बल चल रहा था, यानी रेंग रहा था। और रेंगते रेंगते उन्होंने देखा वो धड़ाम करके वहीं नीचे गिर गया, और उसका चेहरा जो है वो मिट्टी में लगा, और साथ के साथ वो वहीं लेटा रहा। तो यानी कि यहां पर हमने देखा कि कोई व्यक्ति जो है बाहर आ रहा है। अब फिशरमैन परहैप्स, शायद कोई मछुआरा होगा। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, और अपनी जो बोट है उससे वॉश होकर के, यानी उससे अलग हट करके यहां पर आ गया होगा। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स, और ये कहते हुए वह तेजी से सीढ़ियों को उतरने लगा। स्टेप्स मतलब सीढ़ियों को डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ भागने लगा सीढ़ियों से। एंड बिहाइंड हिम हाना केम, और उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई हाना आ रही थी। हर वाइट स्लीव्स
फ्लाइंग, और उसकी बड़ी बड़ी जो स्लीव्स थी, मैंने बताई ना उन्होंने जो कपड़े पहनते हैं जिसमें स्लीव्स बड़ी होती हैं, वो हवा में इधर उधर उड़ रही थी। अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, यानी कि जहां उनका घर था, दाएं या बाएं किधर भी चल जाओ, 1-1.5 मील की दूरी पर मछुआरों के गांव थे, यानी कि उन लोगों के गांव थे जो मछलियां पकड़ने जाते थे ओशन में। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन ये जो तट था, ये एकमात्र बिल्कुल खाली रहने वाला समुद्र का तट था। डेंजरस विथ रॉक्स, क्यों था खाली? क्योंकि यहाँ पर खतरनाक चट्टानें थी, ठीक है, तो यहां पर कोई भी मछली पकड़ने वाले मछुआरे नहीं आते थे। द सर्फ, यानी कि समुद्र में जो झाग होता है, बियॉन्ड द बीच वॉज स्पिक्ड विथ रॉक्स, और जो झाग है वो उन चट्टानों के साथ मिलकर के नुकीला हो गया था, यानी वहां पे कोई आके उतरने की भी कोशिश करे तो हाथ पैर कटवा के ही जाएगा, यानी चोट लगने की ज्यादा संभावना वहां रहती थी। वहां की जो रॉक्स थी वो बहुत ज्यादा नुकीली थी, स्पाइक्ड थी, ठीक है ना। स्पाइक आप लोगों ने सुना होगा, एक वो भी होता है, हेयर स्टाइल होती है ना स्पाइक, वो पूरे बाल छोटे करा करके ऊपर इन वाले बालों को ऊपर आगे की तरफ खड़े कर लेना, स्पाइक, यानी कि बिल्कुल नुकीले कांटों की तरह, स्पाइक्स का मतलब होता है, ठीक है। तो रॉक्स जो है वहाँ की, और वहाँ का जो समुद्री झाग जो था, सर्फ जो थी, वो बहुत ही तीखी नुकीली स्पाइक्स की तरह थी, कीलों की तरह थी। Somehow the man had managed to come through them, किसी तरीके से जो व्यक्ति है वो उस खतरनाक जो नुकीले पत्थर हैं या फिर जो सर्फ है उससे निकल के बाहर आ गया था। He must be badly torn, वो मुश्किल से फट गया होगा। फटा होने का मतलब ये है कि उसके चीरे लग गए होंगे, उसके कट लग गए होंगे, है ना, घायल हुआ होगा। They saw when they came towards him, उन्होंने उसे देखा जब वो उसकी ओर आ रहे थे, यानी कि उस व्यक्ति ने देखा कि मेरी तरफ कोई आ रहा है। दैट इंडीड वॉज सो, और ऐसा वास्तविकता में था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, यानी कि जो सैंड थी, जो मिट्टी थी जो उसके एक तरफ लगी हुई थी, वन साइड ऑफ हिम जो उसके एक तरफ थी, हैड ऑलरेडी स्टेन, वहां पे पहले ही उस मिट्टी में धब्बा बन गया था, ऑफ रेड सोकिंग, जैसे कि लाल रंग के कुछ रिसाव से, थ्रू, यानी कि लाल रंग का जो लिक्विड उसके अंदर से निकल रहा था उसे सोखने की वजह से उस मिट्टी में लाल रंग का एक धब्बा बन गया था, रेड स्पॉट एक बन गया था, स्टेन बन गया था, ठीक है। तो समझ सकते हो कि अगर ऐसी जगह से आ रहा है तो लाल रंग का जो धब्बा है वो किस चीज का होगा? ब्लीडिंग हो रही थी उसे, उसके खून आ रहा था, चोट लग चुकी थी, उस चोट से उसे खून बह रहा था, उसी से वहां की जो मिट्टी है उस पर लाल रंग का एक स्टेन या धब्बा बन गया था। ही इज वाउंडेड, ये घायल है। सदाउड एक्सक्लेम्ड, सदाव ने भावावेश के साथ कहा। ही मस्ट हेस्ट टू द मैन, ही मेड हेस्ट टू द मैन, उसने जल्दी से उस आदमी को देखा, हु ले मोशनलेस, जो कि बिना हिले डुले बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा जो है मिट्टी में धसा हुआ था। एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विथ सी वाटर, और एक पुरानी सी जो टोपी है वो उसके सर पर लगी हुई थी। हिज हेड सोक्ड, और उस जो वो थी टोपी जो थी उसके सर पे थी, जिसमें बहुत सारा समुद्र का जो पानी है वो सोखा हुआ था, यानी कि गीली थी। कुल मिला के बात यह है कि समुद्र के पानी से उसकी जो कैप थी, उसकी जो टोपी थी वो गीली हो गई थी। ही वॉज इन वेट रैग्स, वो गीले कपड़ों में था, रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़ों में था। ऑफ गारमेंट्स, गारमेंट्स का मतलब जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उसके। सदाओ स्टॉप, सदाओ रुका। हाना एट हिज साइड, और उसके पास में हाना भी बैठी थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उन्होंने आदमी के सर को घुमाया। दे सॉ द फेस, और उसके बाद उन्होंने चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना जो है उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, एक श्वेत आदमी, एक वाइट मैन, यानी कि हम लोग हैं जैपनीज, और वाइट मैन का मतलब अमेरिकन हो गया, ब्रिटिशर हो गया, कैनेडियन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, ये लोग बेसिकली वाइट मैन कहलाते हैं ना। लेकिन वाइट मैन के यहाँ पर हम लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे? वाइट मैन का मतलब एक अमेरिकन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाना ने धीरे से फुसफुसाया, ये तो एक श्वेत आदमी है। यट इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये एक श्वेत आदमी था। द वेट कैप फेल एनीवे, और उसके सर पे जो गीली टोपी थी वो गिरी। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और उसी से उसके गीले येलो कलर के जो बाल हैं वो दिखाई दिए, लॉन्ग, जो कि लंबे थे। एज दो मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट,
जैसे कि कई हफ्तों से उसके बालों को नहीं काटा गया है, क्योंकि आर्मी में अगर कोई होता है ना जनरली तो बाल उनके हमेशा यहाँ से सब बिल्कुल छोटे रहते हैं और यहाँ पे हल्के से बाल रहते हैं, जनरली ऐसा रहता है उनका हेयर स्टाइल। आप जानते हो आर्मी का हेयर कट जो होता है वो कैसा होता है। और उसके काफ़ी हफ्तों से उसके बालों को नहीं काटा गया था, इसलिए उसके बाल थोड़े लंबे थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसका जो जवान और टॉर्चर्ड यानी प्रताड़ित किया गया या मारा पीटा गया जो चेहरा था, वॉज अ रफ येलो बियर्ड, उस पर उसकी रफ यानी कि थोड़ी सी खुरदुरी जो है येलो कलर की बियर्ड भी दिखाई दे रही थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और कुछ भी नहीं जानता था कि वे उसके लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि अनकॉन्शियसनेस में था। न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, कि क्या उन लोगों ने उसके लिए किया, यानी सदा और उसकी पत्नी ने उसके लिए क्या क्या किया, उस समय उसे पता नहीं था कि अब आगे वो उसके लिए क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। ही वॉज कंप्लीटली अनकॉन्शियस। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वाउंड, अब सदाओ जो है उसे याद आया, उसे याद था कि वहां पे घाव है। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी बहुत ही कुशल, जो घाव ढूंढने में बहुत ही कुशल थी या इलाज करने में बहुत कुशल थी, ऐसी उंगलियों से उसने उस घाव को ढूंढना शुरू किया। ब्लड फ्लोड, और खून जो है बह निकला। फ्रेशली एट हिज टच, उसके टच करते ही नया खून जो है, यानी कि जो अब तक बह गया वो तो अलग है, उसके टच करते ही एक जगह से और खून बहना शुरू हो गया। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, यानी कि उसका लोअर बैक यानी कमर का निचला हिस्सा जो है वहां पर राइट साइड से जैसे ही उसने फिंगर से टच किया, टच करते के साथ ही उस घाव को टच हुआ और वहां से खून निकला। खून निकलते हुए समझ गया यहीं पे भैया घाव है। सदाओ सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड, कि एक गोली लगने से, गन वाउंड का मतलब क्या है, गन से क्या चलती है भाई, देखो गन से तो किसी को चोट लगती नहीं है, गन चलाते हैं तो गोली से लगती है ना। तो गन वाउंड जो है यानी कि गोली का जो घाव था हैड बीन रीओपन्ड, वो वापस खुल गया था, यानी पहले तो किसी कारण से मिट्टी विट्टी लग के दब गया था, लेकिन उसकी उंगली लगते ही वो वाउंड, वो घाव वापस खुल गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड, और वहां पर जो मांस था वो काला पड़ा हुआ था। विथ पाउडर, जो गन का पाउडर होता है या गोली के आसपास जो पाउडर लगा हुआ होता है, उससे जिसको भी गोली लगती है उसकी त्वचा थोड़ी सी जल जाती है, उस वजह से वहां का जो मांस है वो काला पड़ा हुआ था और बारूद का निशान वहां पर दिखाई दे रहा था। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो, कई बार काफी दिन पहले नहीं, द मैन हैड बीन शॉट, यानी कि उस व्यक्ति को गोली लगी थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसकी देखभाल नहीं की गई थी, उसने अपना इलाज कहीं भी नहीं करवाया और इसे गोली लगे हुए कुछ दिन का समय हो गया है, ऐसा उसे पता चला। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, ये एक बहुत ही बुरा चांस था कि वो गोली लग करके और समुद्र में गिर गया। पहले तो समुद्र में लहरों के साथ बहा के लाया गया, और बहा करके लहरों ने सीधा कहां पटका, उन चट्टानों पे पटका, उन रॉक्स पे पटका। तो किसी भी तरीके से इस चांस को देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं थी कि वो जो रॉक है वो टकरा गई थी उस घाव से, यानी कि पहले गोली लगने का घाव और उसके बाद में चट्टान से जोर से टकराया, उसकी वजह से उस घाव पर जो प्रभाव पड़ा वो अच्छी बात नहीं थी, एक बहुत ही बैड चांस था, यानी कि उसको जिस जगह चोट लगी उसी जगह पर उसे गोली लगी हुई थी। ओ नाउ ही इज ब्लीडिंग, ओ देखो अब उसका खून बह रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलोमन वॉइस, यानी कि बिल्कुल गंभीर आवाज में हाना जो है उसने फिर से धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम, और जो मिस्ट है, धुंध है, उन्होंने उसे पूरी तरीके से ढक लिया। नाउ कंप्लीटली, अब पूर्ण रूप से। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन कम बाय, और दिन के इस समय में कोई भी वहां आता जाता नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बेचकॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, यानी कि फिशरमैन जो हैं, मछलियां पकड़ने वाले जो हैं, वो पहले ही घर जा चुके थे। अब अगर थोड़ा सा कोई चांस होता भी था कि बीच कॉम्बर्स जो होते थे, यानी समुद्र तट पर ढूंढने वाले, यानी कि बीच कॉम्बर्स वो होते हैं जो बीच की देख रेख करते हैं, ठीक है ना, कि भाई कोई विदेश से आ तो नहीं रहा,
इस बीच को खाली देख करके कोई आकर के यहाँ पर अपनी सेना तो नहीं उतार रहा। तो बीच कॉम्बर्स जो होते हैं समुद्र तट की देखरेख करने वाले, चीजों को वहां ढूंढने वाले, वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, यानी कि वो भी अपनी ड्यूटी का एंड टाइम मान चुके हैं, यानी उनके लिए भी दिन के अंत का समय माना जा सकता है, यानी कि वो भी नहीं आने वाले। यानी कि परिस्थिति ये है कि यहाँ पे हमारे आसपास एक घायल व्यक्ति है, पति पत्नी है, अब आसपास और कोई नहीं आने वाला, कोई भी व्यक्ति इस तरफ नहीं आएगा, कोई इसका चांस नहीं है। वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ अटर्ड, सदाओ ने धीमी आवाज में, दबी आवाज में कहा कि अब हम इस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टेंच द फियरफुल ब्लीडिंग, लेकिन उनके जो ट्रेन्ड हैंड्स थे, ठीक है, यानी कि डॉक्टर है ना सदाओ, तो उसका खुद का जो ट्रेन हैंड्स है, सीम्ड ऑफ देयर ओन विल, ऐसा लग रहा था कि उनकी खुद की कोई इच्छा है, टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्ट्रेच द फियरफुल ब्लीडिंग, कि उसका हाथ जो है, अब भाई एक डॉक्टर है, उसके सामने कोई व्यक्ति है, उसका खून बह रहा है, तो उसका हाथ उस समय क्या करेगा, वही चीज जो स्वाभाविक तौर पर उस समय किया जाना चाहिए। तो उसका डॉक्टर का हाथ जो है अपने आप ही ये करना चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से ये भयानक जो खून का बहाव हो रहा है इसे मैं रोकूं, यानी कि अभी तक वो कुछ सोच नहीं पाया है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही है गलत है, कुछ नहीं। हमारे सामने अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग के उसके पास जाएंगे, उसे उठाएंगे, उसके कपड़े वगैरह झड़काएंगे, पूछेंगे भाई कहीं चोट तो नहीं लगी, दिखा कहाँ लगी है, चलो साइड में बैठ जाओ, लो पानी पियो। तो अब वो व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सब बात की बात है, लेकिन ये हमारा एक फर्स्ट रिएक्शन होता है। तो डॉक्टर के नाते उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि वो इस भयानक ब्लीडिंग को रोकना चाहता था। ही पैक्ड द वाउंड विथ द सी मॉस, उसने क्या किया कि जो वहां पे घाव था उसका, उसे समुद्र की काई से, समुद्र के यहाँ पे हरी हरी काई होती है ना, उससे भर दिया। दैट स्ट्रूड द बीच, जो चारों तरफ बीच पे फैली हुई थी। द मैन मोन्ड, वो आदमी कराहा दर्द से, विथ पेन, दर्द से, इन हिज स्टुपोर, बट अपनी बेहोशी की स्थिति में ही, बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो उस दर्द से जगा नहीं, यानी कि हल्का सा उसको जैसे प्रेशर महसूस हुआ अपनी गोली लगने वाली जगह पर, जब डॉक्टर ने वहां काई लगाई तो हल्का सा अपने बेहोशी में ही कराहा, लेकिन इससे उसकी बेहोशी टूटी नहीं, वो पूरी तरीके से होश में नहीं आया, वो बेहोश ही रहा। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड आंसरिंगली हिमसेल्फ, यानी कि सबसे अच्छा काम जो हम कर सकते हैं, हम इसे वापस समुद्र में ही छोड़ देते हैं, सदाओ ने कहा अपने आप को जवाब देते हुए, यानी कि उसने अपने आप से पूछा भाई क्या करूं, अब आगे क्या करूं, तो उसने खुद को जवाब देते हुए कहा कि भैया सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसे वापस समुद्र में छोड़ दो। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, अब जबकि ब्लीडिंग रुक गई थी उस कुछ क्षण के लिए, उस पल के लिए, ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड डस्टेड, उसने झाड़ी या हटाई, द सैंड, जो रेत लग गई थी, फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों पर, यानी अपने हाथों को डस्ट से झाड़ने का काम उसने किया, डॉक्टर ने, सदाओ ने। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाँ निसंदेह ये सही रहेगा। हना सेड स्टडली, यानी कि हना ने भी कठोरतापूर्वक या स्थिरतापूर्वक इस बात को कहा। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन ये कहते हुए भी वो लगातार जो बेहोश आदमी बिना हिले डुले वहां पड़ा था उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी हाँ मुझे भी लगता है यही सही है ना, कि हम इसे क्या करते हैं, वापस समुद्र में, वापस सी में ही छोड़ देते हैं, मुझे सबसे बेस्ट तरीका इसमें यही लग रहा है। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन, अगर हम एक श्वेत आदमी को, एक अमेरिकन को अगर हम शरण देते हैं इन आर हाउस, अपने घर में, वी शुड बी अरेस्टेड, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, अगर हम उसे लौटा देते हैं, यानी कि आर्मी को, जैपनीज आर्मी को दे देते हैं एक कैदी के तौर पर, ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये निश्चित तौर पर मर जाएगा, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। तो अब यहां पर दो चीजें हैं सदाओ के सामने, कि अगर हम इसे शरण देते हैं अपने यहां पर तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर हम आर्मी को बुला करके या पुलिस को बुला करके हम इस व्यक्ति को पुलिस को सुपुर्द कर देते हैं, आर्मी को सुपुर्द कर देते हैं,
तो ये निश्चित तौर पे मर जाएगा, तो ये पक्का मर जाएगा, फिर इसके जिंदा रहने के कोई चांसेस नहीं है। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। सबसे दयापूर्ण काम क्या होगा कि हम इसे वापस से समुद्र में छोड़ देते हैं। हाना सेड, हाना ने कहा, बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड। अब कह तो रहे दोनों कि चलो इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, लेकिन बांधेगा कौन? लेकिन दोनों में से हिल कोई नहीं रहा। बोल रहे हाँ नहीं डाल देते हैं, हाँ डाल देते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ये मानवता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। आप कितने भी मतलबी हो सकते हो, लेकिन जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों से उठा करके समुद्र में डालना हो, एक डॉक्टर होते हुए, जहां आप जानते हैं कि आप उसे बचा सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि इसको डाल दो, लेकिन आपका जो एक कहते हैं ना ज़मीर होता है, वो गवाही नहीं देता है कि इसको उठा करके मैं वहां डाल दूं। ठीक है, कॉन्शियसली दिमाग के तौर पर अगर सोचा जाए तो सही सोच रहे हैं, गलत नहीं सोच रहे, लेकिन करेगा कौन? खड़े होकर बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई उसे उठा करके समुद्र में डाल नहीं रहा है। Neither of them moved, उनमें से कोई हिला भी नहीं। They were staring with a curious repulsion, यानी कि वो एक कौतूहल भरे, एक जिज्ञासा की नजर से, रिपल्शन यानी नापसंदगी वाली चीजों को देख रहे थे, अपॉन द इनर्ट फिगर, यानी कि उस स्थिर व्यक्ति के जो एक जगह लेटा हुआ था, उसकी आकृति के अंदर उसे नापसंदगी से और जिज्ञासा भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। What is he? हाना whispered, ये क्या है? हाना ने कहा, There is something about him that looks American, इसके बारे में कुछ ऐसा है जो ऐसा लग रहा है ये अमरीकी है। सदाव said, सदाव ने कहा, He took up the battered cap, उसने फटी पुरानी हालत में जो कैप थी उसे उठा के देखा। Yes, हाँ, there, देखो वहां लिखा है, Almost gone, लगभग गया। Was the faint lettering, यानी कि बिल्कुल धुंधले शब्दों में, यानी कि उसकी कैप पे कुछ लिखा होता बिल्कुल हल्के शब्दों के अंदर, जो पानी या इतने समय से जिस तरीके की स्थिति में ये रहा है उसकी वजह से मिट गया था, हल्का हो गया था। अ सेलर यानी कि एक नाविक है, नाव में चलने वाला व्यक्ति है। ही सैड, उसने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, एक अमरीकी जहाजी बेड़े से ये है। ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, और उसने उसको पढ़ा USNAVY, तो नेवी, ठीक है, तो उसने स्पेल करा, उसे बोला यूएस नेवी से। यूएस नेवी का एक वॉरशिप है, उसका ये एक सेलर है, यानी उसका एक नाविक है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी अब ये स्पष्ट हो गया था कि ये जो व्यक्ति है ये युद्ध का एक कैदी था, यानी युद्ध के दौरान इसे पकड़ के जैपनीज आर्मी के द्वारा कैद कर लिया गया था, तो ये युद्ध का एक बंदी था, युद्ध का एक कैदी था। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। क्या लगता है आप लोगों को? वापस वही क्वेश्चन बार बार आएगा, क्या करेगा डॉक्टर सदाव और हाना? क्या उसे वापस उठा करके वो समुद्र में डाल देंगे, जैसा कि अभी वो रेगुलरली 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं? चलो चलो उठा के इसे फेंक देते हैं, चलो चलो उठा के इसे डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं। क्या करेंगे? एक जापानी देशभक्त होने की अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाएंगे, या एक डॉक्टर होने के नाते जो उन्होंने ओथ ली है, जो उन्होंने शपथ ली है कि हम किसी भी भेदभाव के बिना, हमारे पास अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है तो हम सबसे पहले उसकी सुरक्षा को, उसकी रक्षा को, उसकी जीवन रक्षा को सुनिश्चित करेंगे। तो दो इनके सामने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली स्थिति है। एक जगह ऐसी है जहां पे ये लोग तय करेंगे कि भाई इन्हें दोनों में से क्या काम करना है। आप अगर डॉक्टर सदाव की जगह होते तो आप लोग क्या डिसीजन लेते मुझे बताओ। और स्टार्टिंग के अंदर एक वर्ड मैंने बोला था, उस वर्ड का मीनिंग मुझे चाहिए, ठीक है? तो ये दो काम आप लोगों को करने हैं मेरे लिए। और आई होप आप लोगों को चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थोड़ी सी मिस्ट्रीज बढ़ेंगी इस वाले चैप्टर के, नंबर ऑफ पार्ट्स भी थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Thank you very much. I'll see you soon with the second part. Take care and goodbye.